नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपन कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज की बात कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपन ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके और आज जो है वो दूसरी वीडियो होगी, जो इसके अंदर पीछे जो पार्ट बच गए हैं, जो अध्याय बच गए हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए, आज अपन जिस अध्याय की बात करेंगे उसका नाम है सरकार। उसका नाम क्या है? उसका नाम सरकार है और ये आपके इस कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान के अंदर तीसरे अध्याय के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तीसरे अध्याय के रूप में जाना जाता है और इस तीसरे अध्याय से संबंधित अपने महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे उनकी बातचीत करने वाले हैं। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी होती है। देखो, दो चीज है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। इट्स राइट बात, ये है जो सही बात है। पहली बात जो है वो सही है। उसके बाद में प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती। हाँ, ये चीज होती है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वहाँ लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि पर डिपेंडेट करता है कि आपको अगर केंद्र सरकार में कुछ काम करवाना है तो आपका प्रतिनिधि वहां पे बैठा है, वही आपका काम करवा सकता है। तो जो आपका पहला प्रश्न है, इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। आज के समय में लोक तांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार क्योंकि ये जो प्रतिनिधि सरकार में जनता सीधे भागीदार ना होकर के अपने प्रतिनिधि सुनकर भेजती है, जो सरकार का गठन करता है। तो ये व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से दी हुई, तो इससे आप ये पूरी चीज को समझ सकते हैं। और अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लग रही है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण थारा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यंग इंडिया, देखो यंग इंडिया किसने लिखा? यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा दिया गया। सफ्रेज मूवमेंट, सफ्रेज मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो महिलाएं थी उसको वोट देने का अधिकार, और उसके बाद में इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? देखो, इंग्लैंड में वो औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में नहीं प्राप्त हुआ था, 1928 में प्राप्त हुआ था। अगर आपको सही पता है तो मैं बता दूं ये कब पता हुआ था, कब हुआ था? 1928 में। अगर आपने व्याख्यात्मक क्लास देखी है ना, वो नोट्स एंड जीके वाली, 1928 में प्राप्त हुआ था। तो देखो, दूसरे प्रश्न के अंदर यंग इंडिया गांधी जी और सफरेज मूवमेंट है वो वोट देने का अधिकार से संबंधित है, तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक और दो राइट है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसको देखो, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी करते थे। ये चीज ध्यान रखना है कि यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसका संपादन कौन करते थे? महात्मा गांधी जी संपादन करते थे। संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में महिलाओं गरीबी द्वारा वोट देने की मांग की गई थी। मतलब महिलाओं और गरीबों द्वारा वोट जो देने की मांग की गई थी, और उन्होंने जो संघर्ष किया, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए जो आंदोलन किए जा रहे थे और वो आंदोलन तेजी पकड़ रहे थे, उसे कहा जाने लगा सफरेज मूवमेंट। ये चीज ध्यान रखें। और अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हो गया था, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो 1928 में प्राप्त हुआ। तो देखो, यहाँ 1920 दिया हुआ है, तो ये कहाँ प्राप्त हुआ गया? ये प्राप्त हो गया था अमेरिका में। 1920 में अमेरिका में प्राप्त हो गया था, और 1928 में इंग्लैंड के अंदर प्राप्त हो गया था। तो ये चीज़ है। दूसरा प्रश्न कंप्लीट। आगे देखो, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के लिए सही है? यह सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है। देखो, सरकार जो है वो सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है, बिल्कुल सही है। न्यायालय सरकार का भाग नहीं होते, नीचे दिए कोड में सही कथन का चयन किया है। बिल्कुल, न्यायालय जो सरकार का है वो भाग नहीं है। नहीं क्यों नहीं है भाई? न्यायालय सरकार का भाग है। तो लो, पहला ऑप्शन है इसके अंदर राइट है। और वह क्या देख लो, हर देश
को निर्णय लेने तथा काम करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, और ये निर्णय सड़क, स्कूल निर्माण कराया जा सकता है। जब प्याज बहुत महंगे हो तो उसके दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के तरीके के बारे में हो सकते हैं। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार के पास निधि यानी धन की सहायता के लिए कई कार्यक्रम होते हैं। सरकार डाक एवं रेलवे सेवाएं चलाने अन्य महत्वपूर्ण काम करती है। यदि कोई विवाद या किसी का अपराध किया है तो हम लोग ऐसे में न्यायालय के पास जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही भाग होते हैं। तो भाग नहीं होते हैं, ये वाली चीज गलत है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजतंत्र के लिए सही है? राजा या रानी के पास निर्णय लेने एवं सरकार चलाने की शक्ति होती है। ओके, राजा और रानी जो होते हैं उनको सरकार चलाने की शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। राजा और रानियों को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होगी या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का बचाव करना होगा। ये सही नहीं है। उसके बाद में तीसरा देखो, सम्राट के पास विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए लोगों का एक छोटा समूह हो सकता है। नीचे दिए गए कोड से सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो ये नहीं है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि राजा रानियों अपने कार्यों की व्याख्या करनी होगी। वो व्याख्या नहीं करते हैं कार्यों की, ठीक है। व्याख्या करने के लिए ऑलरेडी लोग रखे होते हैं। तो इसमें जो अपना चौथा है, इसके अंदर कौन कौन सा राइट है? 1 और 3 राइट है, और 1 और 3 को कौन सही कर रहा है? 1 और 3 के अंदर अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सरकार का एक रूप राजतंत्र होता है। सम्राट या राजा या फिर रानी के पास निर्णय लेने तथा सरकार चलाने की शक्ति होती है। सम्राट के पास विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए लोगों का एक छोटा सा समूह होता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सम्राट के पास रहती है। एक लोकतंत्र के विपरीत राजाओं एवं रानियों को अपने कार्यों की व्याख्या करना या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में 5वां प्रश्न, लोकतंत्र सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित कथन दिए हुए, इनमें कौन सा कथन सही है? हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये बात सही है। उसके बाद में कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के रूप में जाने वाला अधिकार नहीं मिलता हो। तो देखो दोनों चीज इसमें सही है। कोई सरकार जब तक स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती जब तक उसको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के रूप में नहीं जाना जाने वाला अधिकार प्राप्त हो। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन भी राइट है, दूसरा ऑप्शन भी राइट है, ठीक है। तो 1 व 2 इसके अंदर सही है। और व्याख्या में देख लो, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता ये है कि जन सामान्य के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों द्वारा शासित होता है, ठीक है। और इसके पीछे मूल विचार यह है कि लोग शासन के निर्माण में भाग लेकर स्वयं पर शासन करते हैं, और हमारे समय में अ, लोकतांत्रिक सरकार को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, ध्यान रखना, लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, बल्कि एक चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और इन दिनों कोई सरकार स्वयं को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कह सकती जब तक वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अनुमति नहीं देती। और इसका अर्थ ये है कि देश में सभी वयस्कों को मत देने की अनुमति। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनकी जो आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और उसे वोट देने का अधिकार हो। वोट देने का अधिकार क्या हो? वोट देने का अधिकार हो, उसे ही कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिला मताधिकार के लिए संघर्ष के सही रूप में मेल खाता है? देखो, महिला मताधिकार के लिए संघर्ष में सही मेल खाता है। तो देखो, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे बल मिला, बिल्कुल सही बात है। अमेरिकी महिलाओं को 1928 में मताधिकार मिला, बिल्कुल गलत बात है। तो अपने कौन कौन से ऑप्शन राइट है? पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा ऑप्शन राइट है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है, 1 और 2। क्योंकि अमेरिका के अंदर महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो मिला था 1920।
इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, वो मिला था 1928। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और व्याख्या में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, आप खुद देख लेना, मैंने बता दिया क्योंकि इसमें दो डेट आपके महत्वपूर्ण है, 1920 वाली और 1928 वाली। नेक्स्ट देखो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके जो कौन सा अध्याय अपने पढ़ लिया था, तीसरा अध्याय पढ़ लिया था, और चौथा अध्याय जो है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस बनेंगे उसकी बातचीत अभी करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इनकी PDF जो है वो आपको PDF मेरे या तो ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप का काम चल रहा है, उससे पहले अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो चौथा अध्याय लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, इसके अंदर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अफ्रीका में 1992 में रंग भेद की नीति को खत्म किया गया, ये गलत बात है। 1992 में नहीं हुआ था, 1994 में हुआ था। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन राइट होगा वो केवल और केवल ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि यहाँ अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति जो है वो 1994 में समाप्त होती है। आगे चलें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करें क्या विचार? ओके, विचार करते हैं। निम्नलिखित सत्य नहीं है। ओ बीड़ू बीड़ू बीड़ू, वेट 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 वेट, क्या कह रहा है ये प्रश्न? क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यही तो मरवा था आपने को, ठीक है ना। तो इसमें सत्य नहीं है वो अपना बी है। अगर सत्य पूछता होता तो एक होता, सत्य नहीं पूछता है इसलिए अपना बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर वाला गलत है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम में भी आता है। तमिलनाडु का मैंटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर दोनों कथन सत्य हैं, और ये दोनों कावेरी जल विवाद वाले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो देखो, कर्नाटक व तमिलनाडु के क्रमशः कृष्णा राजा सागर बांध व वेमेंटूर बांध कावेरी नदी पर बने हैं। दोनों राज्यों में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी और कावेरी नदी वाला जो विवाद है, ये दो राज्यों के बीच में छिड़ा हुआ है। और ये दो राज्य कौन से? एक नंबर तो आपके कर्नाटक पे है और 2 नंबर पे तमिलनाडु में। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और तमिलनाडु के अंडर मेंटूर बांध, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 3, सोवेटो डाउन के बारे में सोवेटो टाउन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो, सोवेटो टाउन के बारे में क्या चीज यहाँ पूछी जा रही है कि हेक्टर पीटरसन ने अफ्रीकी भाषा सीखने का विरोध किया था। बिल्कुल, ये अपन ने नेल्सन मंडेला वाला जो टॉपिक था ना, उसी के अंदर ही देखा था, क्योंकि हेक्टर पीटरसन जो था एक लड़का था और वो अफ्रीकी भाषा सीखने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वहाँ की जो भाषा थी वो जुलू ऐसे करके कुछ भाषा थी, ठीक है ना, और वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते। हाँ, ये जो लोग थे वो अपनी जो वहाँ की भाषा होती थी उसका नाम था जुलू, ठीक है, जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर की 16 जून 1975 को हत्या कर दी गई। नीचे दिए गई कोड से सही कथन का चयन कीजिए। देखो, उसकी हत्या है वो 16 जून 1975 को नहीं हुई थी, उसकी हत्या हुई थी 16 जून 1976 को, ठीक है ना। तो इसमें जो अपने ऑप्शन जो राइट बैठ रहे हैं, वो पहला ऑप्शन राइट बैठ रहा है, दूसरा ऑप्शन राइट बैठ रहा है। इसका मतलब अपना क्या सही हो जाएगा? एक और दो, इसका मतलब अपने तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 वाला गलत हो रहा है। और उसके बाद में व्याख्या देख लो कि एक अश्वेत बस्ती वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो जो थी, उसका एक लड़का था हेक्टर पीटरसन, यहीं रहते थे तथा वे एवं उनके सहपाठी स्कूल में अफ्रीकी भाषा सीखने का विरोध कर रहे थे। और यह वह भाषा थी जो गोरे लोग बोला करते थे। और हेक्टर तथा अन्य स्कूली छात्रों को यह भाषा सीखने के लिए बाध्य किया जा रहा था।
लेकिन वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। ये दक्षिणी अफ्रीकी पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उनको बहुत बेरहमी से पीटा था, और इस भीड़ में इसको हेक्टर पीटरसन जो था इसको गोली लग जाती है, और गोली लगने के पश्चात हेक्टर पीटरसन की मृत्यु हो जाती है। और ये जो घटना है वो 16 जून 1975 की, सॉरी 16 जून 1976 की है। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न देखो। उसके बाद में चौथा प्रश्न क्या है? चौथे प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण अफ्रीका के लिए सही है? दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानूनों द्वारा शासित था। ओके, पहला तो ये। दूसरा है 1993 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना जिसमें सभी जातियों के लोगों को सम्मान दिया गया। नीचे दिए गए कोड से सही चयन कीजिए। और बल्ड अपलोड कर दिए। 1983 नहीं है भाई, 1993 नहीं है, 1994। आपका ऑप्शन ओनली फॉर वन राइट होगा। ठीक है ना, चौथे के अंदर आपका जो ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानूनों द्वारा शासित था। रंग भेद का अर्थ नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। दक्षिण अफ्रीका लोग गोरे थे, काले, भारतीय एवं अश्वेत प्रजाति के अंदर विभाजित थे। ठीक है, वहां मतलब भेदभाव होता था रंग के आधार पर। कानून के अनुसार इन प्रजातियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और एक दूसरे के आसपास रहने, यहाँ तक कि सामान्य सुविधाओं का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं थी। रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोगों का एक समूह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उनके सबसे प्रसिद्ध नेता नेल्सन मंडेला ने कई वर्षों तक रंग भेद प्रणाली को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। अंततः वे सफल हुए और 1994 में दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बनाया, जिससे सभी नस्ल या प्रजातियों के लोगों को सम्मान दिया गया। ठीक है, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है, और इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेद को हल करना होता है। पांचवा प्रश्न जो दे है वो अपने क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष और मतभेदों को हल करना होता है। देखो, ऐसी बात नहीं है, इसकी व्याख्या पढ़ो आप। भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों और कानूनों को निर्धारित करता है जिसका पालन सभी को करना होता है। ठीक है, और कानून सरकार द्वारा लोगों के लिए होते हैं, उन्हीं को कानून के तहत संघर्ष या मतभेद करना होता है। तो यहाँ थोड़ी ये इसकी जो परिभाषा है थोड़ी डिसेंट लगती है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी डिसेंट, इसलिए ये गलत है, और ये है वो सही है। तो पांचवे के अंदर जो है वो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ जो कानून होते हैं वो संघर्ष एवं मतभेदों को हल करते हैं, लेकिन ये सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए ही बनाए जाते हैं, और उसी के द्वारा ही संघर्ष और जो मतभेद होते हैं उनको सरल किया जाता है। सातवां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से संघर्ष के कारण है? संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि, नदियां। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन से हैं वो संघर्ष के कारण है? तो कौन कौन से? संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि और नदियां। देखो, संस्कृति भी मतलब बहुत संघर्ष करती या नहीं करती, क्योंकि पहले अलग संस्कृति, फिर पाश्चात्य संस्कृति है, वर्तमान में कुछ नई और संस्कृति। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक पृष्ठभूमि भी एक बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी होती है, और नदियां तो अपने आप में संघर्ष करती ही है। तो देखो, विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ नहीं निभ पाता है, या जब उनमें से कुछ को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब उनके बीच संघर्ष या टकराव होता है। आशंका रहती है कि लोग अपने मतभेदों से निपटने के लिए हिंसक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, और इससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों में भय एवं तनाव पैदा होता है। इन संघर्षों को हल करने में मदद करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और नदियां भी राज्यों के बीच संघर्ष का एक स्रोत बन सकती है, जैसे कि कावेरी नदी वाला मुद्दा। ठीक है, उसके बाद में आठवां प्रश्न देखो कि कावेरी जल विवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में एक विवाद है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन राइट होगा वो होगा सभी 1, 2 और 3, ये बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन राइट है। तमिलनाडु के कृष्णा राजा सागर बांध में संग्रहित पानी को कई जिलों की सिंचाइयों के लिए सिंचित किया जाता है। देखो, तमिलनाडु के अंदर कृष्ण सागर बांध नहीं है,
और मैंटूर बांध में संग्रहित पानी उपयोग खेत डेल्टाई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। 8 के अंदर जो अपना ऑप्शन है वो है सी। और ये व्याख्या अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इतनी कोई ज़्यादा है नहीं। अगर आपको पढ़नी है तो 2 मिनट में पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं क्लास ले रहा हूँ, एक और भी क्लास ली थी, इसलिए थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पंचायती राज। और जो पंचायती राज आपका अध्याय है वो है 5वां अध्याय। पंचायती राज वाला जो आपका अध्याय है वो आपका 5वां अध्याय है कक्षा 6 की राजनीति के अंदर। और इस 5वें अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस बनेंगे उनकी बातचीत करते हैं। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एवं ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव एवं एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो राइट है वो बिल्कुल ही गलत बात है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखो, कौन सा कथन असत्य है? तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ग्राम सभा, देखो असत्य बताना है ना अपनों को, अब असत्य बताना है। 1 मिनट। तो सभी होते हैं वयस्क मताधिकार वाले, और फिर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य बताना? तो कोई भी असत्य नहीं है, ना तो डी है और ना ही, मतलब ना तो एक असत्य और ना दो ही असत्य। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है, और जिसमें सिर्फ एक गांव या उससे ज़्यादा गांव शामिल होते हैं, और गांव के व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जाता है क्या? ग्राम सभा के द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, मतलब वो सचिव नियुक्त, मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि सरकार है वो ग्राम पंचायत के अंदर एक सचिव की सचिव की नियुक्ति करती है, और वो ही ग्राम सभा का सचिव होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट है। दूसरा, ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त होता है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और पंचायतों की चर्चा एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो इसके अंदर 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन राइट है। व्याख्या में देख लो, पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, और पंचायत का मुखिया होता है वार्ड पंच, और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, और ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। वह पैसे के दुरुपयोग तथा कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी रखती है। तो ध्यान रखना, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक सार्वजनिक जो उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रख रखाव करना। ठीक है, स्थानीय कर लगाकर कर इकट्ठा करना, और गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित योजनाएं लागू करना। क्या ये कार्य जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित हैं, और क्या ये सही है? तो अपना जो पंचायती राज के अंदर तीसरा प्रश्न है उसका आंसर राइट है डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है? घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से, और जनपद से जो और जिला पंचायत से जो राशि आती है वो राशि, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान भी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो तीनों इसके अंदर राइट है। यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। घर व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायतों से आती है, समुदाय के काम आने वाले जो दान भी है वो भी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत से वो आमदनी मिलने के स्रोत हैं।
आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि इसके जो स्तर है वो कौन कौन से सही है। ठीक है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, असत्य नहीं है। तो ना तो एक असत्य है और ना दो ही असत्य है। और पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, विकास खंड और पंचायत जनपद या पंचायत समिति, और उसके बाद में होता है जिला परिषद या जिला पंचायत। तो देखो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं: ग्राम पंचायत, उसके बाद में आपकी पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति, और उसके बाद में होता है वो होती है जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, छठा प्रश्न है। ग्राम निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है? ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक सभा होती है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होता है, जिसे मत देने का अधिकार होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और कोड में से सही कथन का चयन कीजिए। तो अपना जो छठा प्रश्न है उसका सही क्या हो जाएगा? एक और दोनों। व्याख्या आराम से देख लो कि ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक छोटी सी सभा होती है जो पंचायतों में शामिल क्षेत्र में रहते वाले लोगों की होती है, और इसमें केवल एक गांव या कुछ गांव के लोग हो सकते हैं। प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा का आयोजन होता है, जिसके अंदर 18 वर्ष की आयु के रहने वाले जो लोग हैं वो उसको वोट दे करके चुनते हैं। ठीक है ना। और ग्राम सभा की बैठक पंचायत अध्यक्ष, जिसे सरपंच भी कहा जाता है, और पंचायत के सदस्य या यानी पंचों के साथ शुरू होती है। तो देख लेना, ये चीज़ होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है आपकी ग्राम सभा की और सचिव की, क्योंकि वही है जो आपके इस लोकतांत्रिक पिलर को गलत कार्य करने से रोकते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही है? अब जो ग्राम सभा का सचिव होता है उसके लिए कौन सा कथन है वो सही है? ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। इट्स राइट बात। तो पहला ऑप्शन सही है। यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, बल्कि इसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये भी बात सही है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी निर्वाचित नहीं होता। इसकी जो नियुक्ति है वो सरकार के द्वारा की जाती है। ग्राम सभा, ओके। और सचिव बैठक बुलाने तथा कार्रवाई करने का रिकॉर्ड रखने के प्रति जिम्मेदार है। तो सही सब कैसे लग रहे हैं? देखो, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। अब व्याख्या पढ़नी पड़ेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्डों अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि चुनाव करता है, जैसे वार्ड पंच कहते हैं। ठीक है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत का अध्यक्ष होता है। और वार्ड पंच सरपंच ग्राम पंचायतों का निर्माण करने और 5 साल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। हाँ, ग्राम पंचायत का नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ग्राम पंचायत का नहीं होता है, वो ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा का सचिव होता है। इसलिए यहां जो अपने ऑप्शन हो जाएंगे राइट, वो हो जाएगा 2 और 3। और 2 और 3 के अंदर अपन देखेंगे तो अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। आगे 8वें नंबर का प्रश्न देखो। ग्राम सभा के कार्यों के जो कार्य है निम्नलिखित में से कौन से हैं? ग्राम सभा पंचायत को गलत करने से रोकती है। इट्स राइट बात। ग्राम सभा जो है पंचायत को गलत कार्य करने से रोकती है, ये सही बात है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने तथा उनके
चुने हुए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक और दो दोनों ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका निभाने तथा जिम्मेदार बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होती है। यह वह स्थान होता है जहां ग्राम पंचायतों के कार्यों की सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है। ग्राम सभा पंचायत को धन का दुरुपयोग करने या पक्षपात करने जैसे गलत काम को करने से रोकती है। ये चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने तथा उन्हें चुने हुए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये व्याख्या से आप इस पूरे प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। देखो, जल स्रोत, सड़क, जल निकासी, स्कूल भवन तथा अन्य सामान्य धन संसाधनों जन संसाधनों का निर्माण कर रख रखाव करना। तो नौवां जो प्रश्न है उसके अंदर पहला ये आपका राइट है। उसके बाद में स्थानीय करारोपण कर संग्रहण, बिल्कुल सही बात है। गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजना का निष्पादन, तो ये सारे जो कथन है वो ग्राम सभा के कार्य से संबंधित है और सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और यहाँ जैसे कि कार्य दिए हुए हैं कि ग्राम सभा के कार्य कौन से हैं, तो जल स्रोत, सड़क, जल निकासी, स्कूल, जमाने धन संसाधनों का निर्माण करना, रख रखाव करना, भवन निर्माण बनाना, ये सारी चीज़ें। और स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा करना भी सरकार का कार्य है और वो भी ग्राम पंचायत का, ठीक है। और ग्राम में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन करना भी एक ग्राम पंचायत की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण कार्य भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित, उसमें हो गया ऑप्शन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत के निधि के स्रोत है। घर, बाजार आदि पर कर लगाना, सही बात है। सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि, ये भी सही बात है। सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान, सामुदायिक कार्यों के लिए जो अनुदान मिलता है वो भी एक प्रकार से सरकार के जो ग्राम पंचायत होती है उसके कर के अंदर या उससे धन इकट्ठा होता है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में 11वां कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती सरकार के स्तर का सही कर्म है। देखो, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। देखो, पहले नंबर पे कौन आएगी, पहले नंबर पे आएगा एक ग्राम पंचायत। उसके बाद में कौन आएगा, 3 पंचायत समिति। और उसके बाद में आएगा जिला परिषद। तो 1 3 2, 1 3 2, इसका मतलब अपना जो ऑप्शन राइट है इसके अंदर 11वें के अंदर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और इसकी जो व्याख्या है वो अपन ऑलरेडी पहले देख चुके। अब आगे जो आपका गांव का प्रशासन, जो छठा अध्याय है, ग्रामीण प्रशासन, जो आपका छठा अध्याय है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।